Hello students, in this video we are going to discuss our next topic, probability, and the probability is the 15th chapter in NCERT textbook. probability chapter जो है ये आपका 9th में भी रहा था. लास्ट जो चैप्टर था दैट वाज probability. तो काफ़ी कुछ आप लोग probability के बारे में पढ़ चुके हैं. 9th क्लास में जो probability हम लोगों ने पढ़ी वो क्या थी? टोटली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड प्रोबेबिलिटी पढ़ी. ठीक है, यानी कि किसी एक्सपेरिमेंट को आप लोगों ने बैठ के परफॉर्म किया, वहां से उसकी आउटकम्स को नोट डाउन किया और फिर उसकी चांसेस फाइंड आउट किए. जो चांसेस मैंने कहा, प्रोबेबिलिटी को चांसेस भी बोला जाता है. किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकर होने के क्या चांसेस रहते हैं वो किसके अंदर पढ़ा जाता है? प्रोबेबिलिटी में. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे. उसमें फर्स्ट टर्म हमारी रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोला जाता है? तो ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ए प्रोसेस बाय विच वी ऑब्जर्व समथिंग अनसर्टेन, यानी कि जो सर्टेन नहीं है उसको ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, तो उसको ऑब्जर्व करने की जो टोटल प्रोसेस रहती है उसको क्या बोला जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमें नहीं पता कि कॉइन को जब टॉस करेंगे तो आउटकम क्या आने वाली है. ठीक है, अनसर्टेन है इसकी आउटकम, तो ये क्या है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है. ऐसे आप और भी एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हो. रोलिंग ए डाइस, वो भी क्या है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, फिर आउटकम से हमारा क्या मीनिंग रहेगा? ठीक है, तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट आप लोग परफॉर्म करते हैं उससे जो भी आउटकम मीन्स जो रिजल्ट निकल के आते हैं तो उन रिजल्ट्स को क्या बोला जाता है? आउटकम बोला जाता है. जैसे एक कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को टॉसिंग में आपके पास में क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो हेड और टेल क्या है? उसके आउटकम्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सैंपल स्पेस. वैसे 10th क्लास में ज्यादा यूज का नहीं है आपके सैंपल स्पेस, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि सैंपल स्पेस किसको बोला जाता है. द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस. यानी कि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो जो आउटकम्स आपको मिली उसको आपने कलेक्टिवली लिखा तो उस कलेक्शन को क्या बोला जाता है? सैंपल स्पेस. जैसे एक कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को टॉस करते टाइम या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. हेड को हमने एच से रिप्रेजेंट किया, टेल को टी से रिप्रेजेंट किया और उसको क्या किया? करली ब्रेसिस के अंदर लिख दिया. करली ब्रेसिस किसको रिप्रेजेंट करती है? सेट की नोटेशन को. ठीक है, तो हम सेट यहां नहीं पढ़ेंगे, हम खाली कलेक्शन बोल रहे हैं. ठीक है, तो उस कलेक्शन को क्या किया? उस करली ब्रेसिस के अंदर जो लिखा उसको बोला जाता है सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस को जनरली एस से डिनोट करते हैं. ठीक है, उसके बाद में रहता है इवेंट. किसको बोला जाता है? बार बार आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा कि इवेंट. तो इवेंट क्या होता है? इवेंट इज ए कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू विच ए प्रोबेबिलिटी इज असाइन्ड. यानी कि आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और आपसे किसी पर्टिकुलर आउटकम की क्या पूछा जा रहा है? प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है. तो जो आउटकम्स होती हैं, ठीक है, तो उनके कलेक्शन को क्या बोला जाता है? इवेंट. अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर कलेक्शन को तो हमने सैंपल स्पेस बोला. तो सैंपल स्पेस में तो क्या रहता है? जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं वो सारी की सारी आती हैं, उसको सैंपल स्पेस बोला जाता है. इवेंट के अंदर जो कलेक्शन होता है आउटकम्स का वो क्या हो सकता है? एन इवेंट इज ए कलेक्शन ऑफ सम और ऑल. यहां एक वर्ड और लिख सकते हैं, सम और ऑल, यानी कि कुछ या सभी आउटकम्स का कलेक्शन जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है. जैसे एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टॉसिंग इन ए कॉइन सैंपल स्पेस बनता है आपका एच कोमा टी का कलेक्शन. ठीक है, अब इवेंट क्या हो सकता है? इवेंट ये भी हो सकता है खाली हेड आने की प्रोबेबिलिटी जैसे पूछ ले तो ये एक इवेंट है, बट ये सैंपल स्पेस नहीं है. ठीक है, ये है, ये भी क्या है कि इवेंट है. यानी कि सम मीन्स हमने एक को चूज किया. ऑल, ये जो सैंपल स्पेस है ये भी, इसको भी एक इवेंट बोल सकते हैं. ठीक है, तो सैंपल स्पेस इवेंट कब बनता है? जब सारी आउटकम्स को आप कंसीडर करते हो. तो ये बेसिकली डिफरेंस है सैंपल स्पेस और इवेंट के अंदर. फिर आता है एलिमेंट्री इवेंट. तो एलिमेंट्री इवेंट किसको बोला जाता है? ऐसे इवेंट्स
जिसके अंदर खाली क्या हो, एक ही आउटकम हो, ठीक है, देयर इज ओनली वन आउटकम, एक ही आउटकम हो, तो ऐसे इवेंट को बोला जाता है एलिमेंट्री इवेंट। जैसे गेटिंग हेड इन टॉसिंग ए कॉइन, कि कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आए, तो हेड आएगा तो खाली एक ही आएगा उसके अंदर आउटकम, तो ये क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है। गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर इन रोलिंग ए डाइस, यानी कि डाइस को रोल करते हो तो इवन प्राइम नंबर आए। आपको पता है 1 to 6 आउटकम्स आती है, और 1 to 6 में इवन प्राइम नंबर खाली 2 ही होता है, इसमें क्या है, खाली एक ही आउटकम आई, तो ये क्या है, एक एलिमेंट्री इवेंट है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हमने पढ़ी प्रोबेबिलिटी में जो बार बार यूज होती रहेंगी। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि किसी भी इवेंट ई की, इवेंट को हमने ई से लिखा कि इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी से हमारा क्या मीनिंग है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया कि 9th क्लास में जो हमने पढ़ा वो क्या थी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थी, बट 10th क्लास में हम थ्योरेटिकल और जिसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है वो पढ़ेंगे। तो थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई को हम लोग डिनोट करेंगे पीई। इवन कुछ बच्चों के माइंड में आएगा कि सर हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को भी पीई से डिनोट किया था, कोई ना, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ई फॉर इवेंट, वहां भी इवेंट रहता था, वहां भी प्रोबेबिलिटी थी, तो दोनों में सेम ही नोटेशन रहती है, ठीक है। डिफरेंस बस यही आता है कि यहां हम पॉसिबल आउटकम्स के ऊपर बात करते हैं और एक्सपेरिमेंट में एज्यूम करके चलते हैं कि क्या क्या आउटकम हो सकती हैं, क्या क्या फेवरेबल करेंगे, और एक्सपेरिमेंटल में क्या रहता है, वहां टोटली एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते थे, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको 100 स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर करके उनमें से 10 स्टूडेंट ऐसे, 10 नहीं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी हाइट लेस देन 10 है उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या करें, इंची टेप लेके हर बच्चे की हाइट मेजर करें और फिर उससे प्रोबेबिलिटी निकालें, वो थी हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो यहां जैसे कॉइन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम एक बैठ के कॉइन को टॉस करना स्टार्ट कर दें और फिर उससे कुछ केसेस को नोट डाउन करके फिर प्रोबेबिलिटी निकालें, ऐसा नहीं करेंगे, हम टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। तो ये इसलिए इसको बोला जाता है थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला सेम रहता है जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ा था, कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, जो भी इवेंट है उसको फेवर करने वाली आउटकम्स, फेवर का मीनिंग क्या है, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हूं, ठीक है, इवेंट की जो भी कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई करती हूं, डिवाइड बाय उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं उससे क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो पीई मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये जो पैरेंथेसिस है इनको पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और यहां मैं बच्चों को एक अपनी तरफ से सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप सीबीएसई एग्जाम कल को जब सब्जेक्टिव देंगे तो वहां प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बार आप ये फॉर्मूला जरूर लिखें उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, कि मान लिया कि जो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट है कोई ई, उसको फेवर करने वाले आउटकम्स मान लेते हैं हम लोग स्मॉल m है, एंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं n है, ठीक है। यानी कि आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें एक इवेंट ई है, उसको जो फेवर करती हैं वो आउटकम्स हैं स्मॉल m, और जो सारी पॉसिबल आउटकम्स है उस एक्सपेरिमेंट में वो क्या है, स्मॉल n। तो m और n के बारे में देखो क्या कह सकते हो, कि जो फेवर करने वाली आउटकम्स रहेंगी वो या तो इक्वल हो सकती है n के या लेस देन रहेगी, ठीक है। और काउंटिंग है, काउंटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, ठीक। मींस m के ऊपर क्या कंडीशन है, m इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। अब देखो हमने इस पूरे इनइक्वालिटी को n से डिवाइड कर दिया, तो 0 डिवाइड बाई n इज लेस देन इक्वल टू m बाई n लेस देन इक्वल टू n बाई n। तो n से n कैंसिल आउट, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, m बाई n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाई n, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये तो क्या है m बाई n, m बाई n तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट e,
मीन्स यहां से हम क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यह आप ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को जब देखेंगे, और हमने यहां ये प्रूफ भी करके देख लिया कि जो किसी भी इवेंट की रहेगी प्रोबेबिलिटी वो या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, और इक्वल्स टू 1 हो सकती है या 1 से लेस रहेगी। यानी कि कल को आपको कोई ये कह दे कि एक इवेंट ई है जिसकी प्रोबेबिलिटी 2 है, तो आप कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा कह दे कि इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी -1.5 है, तो आप कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ पर्टिकुलर नेम्स दिए गए हैं इवेंट्स को। फर्स्ट है श्योर इवेंट। किसके ऊपर बेसिस, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस करके इनको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है कि श्योर इवेंट किसको बोला जाता है, ऐसे इवेंट्स जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1 हो। प्रोबेबिलिटी 1 है, इट मींस श्योर है वो वैसा हैपन होगा ही होगा, तो उसको सर्टेन इवेंट भी बोला जाता है। सर्टेन इवेंट कहें या श्योर इवेंट कहें, उसके लिए आपको क्या चेक करना होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करो। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो इवेंट क्या है, श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट, मीन्स जो पॉसिबल ही नहीं है, इट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। यानी कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोला जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जो नेमिंग है वो है कॉम्प्लीमेंट और नेगेशन ऑफ एन इवेंट ई। ठीक है, तो इसको ई बार से भी डिनोट किया जाता है। ई के ऊपर क्या है, ये बार है, ऐसा ये क्या बोलते हो आप कंप्यूटर लैंग्वेज में, इसको बार बोला जाता है, ई बार। ठीक है, ई बार को कैसे रीड करते हैं, नॉट ई। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, नॉट ई। तो इसमें कौन कौन सी आउटकम्स आएंगी, जो नॉट ई मतलब जो ई को फेवर ना करे। ठीक है, तो इसके बारे में देखो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, और उस एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल जो आउटकम्स है वो क्या है, स्मॉल n है, और उसमें से जो इवेंट ई है उसको फेवर करने वाली कितनी है, m है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू नॉट ई मीन्स ऐसी कितनी आउटकम्स होंगी जो ई को फेवर नहीं करेगी। जो ई को फेवर नहीं करेगी वही तो नॉट ई के अंदर आएगी। तो जो ई को फेवर नहीं करेंगी ऐसी कितनी आउटकम्स आ जाएंगी भाई, टोटल में से जो ई को फेवर करेंगी वो माइनस कर देंगे, मीन्स n माइनस m। तो n माइनस m आउटकम्स ऐसी हैं जो नॉट ई को फेवर करती हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगी, आउटकम्स फेवरेबल टू नॉट ई डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो नॉट ई को फेवर करने वाली n माइनस m डिवाइडेड बाय n, और e की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, m बाय n, क्योंकि e को फेवर करने वाली m है और टोटल n है। अब देखो, अब इसको नॉट e को हम e बार भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाली चीज क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ e बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e किसके इक्वल हो जाएगा, n माइनस m डिवाइड बाय n प्लस m बाय n। यहां से जब n एलसीएम लेंगे ये क्या हो जाएगा, n माइनस m प्लस m से m कैंसिल आउट, तो n बाई n 1। यानी कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ e प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ e बार विल बी इक्वल्स टू 1। अब यहां से देखो एक चीज ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपको e की प्रोबेबिलिटी गिवन हो और नॉट e की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो उसको क्या कर दो, 1 में से माइनस कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e नॉट या फिर कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ e इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e। ठीक है, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, देखो जैसे मैं ये कह दूं कि एक डाइस को रोल कर रहे हो आप, ठीक है, डाइस को रोल कर रहे हो, उसमें से जो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये मान लो मैंने अपनी तरफ से दे दिया आपको 1/2 है, तो मैं ये कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड बताओ, तो आप कहेंगे कि जब इवन नहीं आएगा तो क्या आएगा, ऑड आएगा। मींस ये अगर इवेंट ई है तो ये वाला इवेंट क्या है, ई बार है, ई बार की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2 आ जाएगी। और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यूजफुल प्रॉपर्टी है ये।
कई बार डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई क्या रहेगा, तो आप कहेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमने एक इवेंट पढ़ा, एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर n नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, और हमने कहा कि जो एलिमेंट्री इवेंट होता है उसके अंदर नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होती हैं, फेवरेबल 1 होती है। तो अगर उस एक्सपेरिमेंट में n पॉसिबल आउटकम्स हैं तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्री इवेंट्स हम लोग बना सकते हैं। हमने कहा एक एलिमेंट्री इवेंट में एक आउटकम जाएगा और n आउटकम्स हैं तो n एलिमेंट्री इवेंट्स बन जाएंगे। तो हमने उनको नेमिंग कर दिया E1, E2 अप टू En। तो आपको पता है E1 को फेवर करने वाले कितनी होंगी, क्योंकि E1 के अंदर कितने आउटकम्स हैं, केवल और केवल एक हैं, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा 1/n। E2 में भी कितने आउटकम्स हैं, 1 है, तो 1/n E2 की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये एलिमेंट्री इवेंट्स हैं और एलिमेंट्री इवेंट्स में केवल क्या होता है, एक ही आउटकम होता है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ En क्या हो जाएगा 1/n। अब देखो अगर इन सारी प्रोबेबिलिटीज को मैं सम करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ En, ये क्या हो जाएगा 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n अप टू 1/n। कितने टाइम है ये, n टाइम लिखा गया है, तो इनको सम करेंगे तो n/n इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और एक चीज ये भी कह सकते हो कि इन एलिमेंट्री इवेंट्स के अलावा उस एक्सपेरिमेंट के अंदर इससे ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है 1। तो यहां से मैंने रिजल्ट लिखा कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1, कि किसी एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया, जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट था प्रोबेबिलिटी का जो आपके 10th क्लास में यूज होता है उसको डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा उसके अंदर हम कॉइन के अंदर कैसे कैसे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, और डाइस में कैसे कैसे केसेस बनते हैं, और फिर कार्ड्स के अंदर कैसे केसेस बनते हैं, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।